जी डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट कासिम उमर और हम इस CSS PMS की इंटरव्यू सीरीज़ में आपको अगेन खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ रामेश चौधरी साहब मौजूद हैं। इनका जो है इन्होंने इंटरव्यू में एक्सेप्शनली बहुत हाई स्कोर किया है। चलें हम इन्हीं से ही पूछते हैं कि इनकी फीलिंग कैसी है। सीरियसली एक्साइटेड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा चीज़ों को किस तरीके से लेके चला जाए। हम्म, तो अभी तक तो मैं चीज़ों को ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहा कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है और आगे कैसे लेके चलना है। अभी तक वो कहते हैं ना, एक ड्रीम में ही मैं मूव कर रहा हूँ पिछले पूरे वीक से। तो अभी तक चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। with the passive evidence। जब रिजल्ट आया तो रामेश क्या कर रहे थे उस टाइम पर? मैं ऑफिस में था और हाँ। ऑफिस में बैठ के मैंने कॉल की, इनफैक्ट 10-11 बजे PMS उधर PPSC को। तो दे सेड कि रिजल्ट आना है आपका मई में। तो मैं बहुत इजी हो गया था, दफ्तर में ही बैठा हुआ था मैं। तो घंटे बाद रिजल्ट आ गया, मतलब मेरा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि घंटे बाद रिजल्ट कैसे आ गया। मैं तो मई का सोच के बैठा हुआ था। फिर मैंने घर कॉल की और फिर सेलिब्रेशन का सिस्टम शुरू हो गया। घर में गया हूँ तो ऐसा मेरा वार्म वेलकम हुआ मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट प्रिविलेज्ड। माशाल्लाह। तो रमेश ये बताओ कि ये बैकग्राउंड क्या था आपका? क्या ये बैकग्राउंड रियली मैटर करता है इन CSS? ये बड़ा एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी तालीम कहाँ से है, आपने क्या एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड है। तो यार ये बहुत ज्यादा ना एस्पायरेंट्स को ये इशू होता है कि क्या बैकग्राउंड था। तो रमेश क्या बैकग्राउंड था आपका? बेसिकली मैं तो इंजीनियर हूँ। आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम UT टेक्सला। और इंजीनियरिंग का और सोशल साइंसेस का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, लिंक ही नहीं है। ये तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री में। टोटली हाँ। ऑपोजिट। मतलब मैं टेक्निकल स्किल्स के साथ जब इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे पता चला कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में तो 2+2 4 होता है, यहाँ पे 2+2 7 भी हो जाता है बेसिक साइंसेज में। तो फिर उसके लिए पूरे का पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ा। हाँ। और अगर आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए कि कहाँ तक मैटर करता है बैकग्राउंड, तो आई डोंट थिंक सो कि बैकग्राउंड मैटर करता है। इफ यू आर हैविंग अ बेसिक साइंसेज बैकग्राउंड तो बहुत एज मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, मैक्सिमम इंजीनियर्स क्वालिफाई होते हैं। तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत और आपका एम मैटर करता है। तो आप अचीव करना चाहें तो आप लॉ की डिग्री के साथ भी इधर आ सकते हैं, MBBS के साथ भी आ सकते हैं, इंजीनियरिंग के साथ भी आ सकते हैं। अगर आपका फोकस है, अगर आप फोकस के साथ अगर कंसिस्टेंट होके चलते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल। बैकग्राउंड ये नहीं कह सकते कि सोलली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। नो, दैट्स रॉन्ग। तो रमेश इसी में ही आप हमें बताएं कि एक बड़ा ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, क्रूशियल भी सब्जेक्ट उसको समझा जाता है कि जी एस्से को कैसे तैयार करना है। एस्से एक पहाड़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एस्से इज कंसिडर्ड एज अ थ्रेशोल्ड। जिसने एस्से पास कर लिया उसका PMS CSS पास हो गया, जिसने वो फेल कर लिया वो रगड़ा गया। और एस्से को अगर मैं अपनी बात करूं तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2020। डिग्री जैसी मेरी कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए अपने ओन पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उन दिनों कोविड नया नया आया हुआ था, तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मैंने लॉकडाउन पे एक आर्टिकल लिखा। तो वो यूनिवर्सिटी में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। तो उसके बाद से मुझे इंकरेजमेंट मिली कि यार मुझे थोड़ा सा ना लिखना आता है। अदरवाइज तो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में इंग्लिश वगैरह को तो कभी देखा ही नहीं जाता। लैब्स में भी हम जब करते थे तो वो ग्रामर को तो कभी देखते ही नहीं थे, वो हमेशा टेक्निकल स्किल्स को देखते थे। तो एक इंजीनियर के अंदर इंग्लिश की डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया प्रिपरेशन और इंग्लिश पे काम शुरू किया। आहिस्ता 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 करते करते मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। फिर एस्से पे आया। पहला एस्से मैंने लिखा था ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे में, घर बैठ के। मैं अपने माइंड में ये बना रहा था कि मैंने 3 घंटे में ऐसे कंप्लीट कर देना। तो वो लिखने बैठा हूँ तो 6 घंटे लग गए। और जब मैंने चेक करवाया तो टीचर ने प्रॉपर क्रॉस लगा दिया। आई वाज लाइक यार ये मेरे बस का रोग है, ये मेरे बस का रोग ही नहीं है। फिर आहिस्ता 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 मैंने आउटलाइन पे काम करना शुरू किया, इंट्रोडक्शन पे किया और चीज़ों को लेके चलता रहा, इवेल्युएशंस करवाई। तो अगर बात की जाए एस्से को पास करने की तो इट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन एंड इंग्लिश राइटिंग टेक्निक। जो डाटा है आपके पास वो बाकी सब्जेक्ट्स में से आपके पास आ जाना है। पाकिस्तान अफेयर्स में से पाकिस्तान का सारा डाटा आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट से आपके पास डाटा आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है और उस डाटा को कंपाइल करना और गुड टू गो। तो इट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन एंड ग्रामर। और प्लस ये कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आप सोलली सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये पूरे का पूरा एक आप पूरे का पूरा PMS को साथ या CSS को साथ लेके जा रहे हैं कि आप पाक अफेयर से भी निकाल रहे हैं, आप करंट से भी निकाल रहे हैं, आप इस्लामियात से भी डेटा निकाल रहे हैं, आप अपने ऑप्शनल से भी डेटा निकाल रहे हैं। इसके अलावा मतलब जितने भी हमारे न्यूज़पेपर रामेश वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या वो भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या कोई रिसर्च रिपोर्ट आपने पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, उसके बारे में क्या ख्याल है? पहले तो मैं एस्से वाली बात पे आऊँगा। एस्से में
ऐसे का कोई कोर्स नहीं है। आप एफपीएससी वीपीएससी की वेबसाइट खोलें तो उसमें लिखा होगा ऐसे का कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है। आपके जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उधर से आपका कोर्स निकले, इस्लामियात से आपका कोर्स निकल आता है, ऐसे के लिए डाटा निकल आता है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से निकल आता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बाकी 11 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं और इंग्लिश पे काम करते हैं तो ऐसे आपका पास है। और जहाँ तक आपने बात की है न्यूज़पेपर्स की, बुक्स की, रिसर्च पेपर्स की, तो आई वुड से कि कोर्स के साथ साथ ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप आर्टिकल्स को एज अ रेफरेंस कोट करते हैं, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं जिससे मल्टीपल रिसर्चेज आती हैं। मैंने मार्गला पेपर्स काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे, वो एनडीयू के पब्लिश्ड होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेट, ये तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट मार्गला पेपर्स। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की है पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। तो एक वो एंगल है। उसके अलावा जो बुक्स हैं, जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो तो पढ़नी पड़ती हैं। वाई नेशन फेल्स, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये तो मतलब अब जुबान से पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, मली हलोदी की बुक्स, ये सारी चीज़ें ये तो मतलब हर बंदा पढ़ ही लेता है। तो आई वुड से कि आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स और न्यूज़ पेपर वगैरह ये चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं इस कोर्स के अलावा, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई वुड से रामेश, पाक अफेयर भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ऐसा ही है? अभी रिसेंटली जो पीएमएस हुआ जिसमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन सिक्योर की, इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अफेयर्स की, क्योंकि देखें सीएसएस में किसी और तरह की तैयारी है और पीएमएस में किसी और तरह की, तो पीएमएस में आपने कैसे उसको डिफरेंशिएट किया कि आपने किस तरह, किन सोर्सेज को यूज किया, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आपकी कैसे डिफरेंट थी बाकियों से? मैंने 2021 में सीएसएस की अटेम्प्ट दी, तो उस टाइम मैंने सीएसएस के पर्सपेक्टिव से अपना कोर्स और सिलेबस कवर किया हुआ था। और फिर जब पीएमएस का आया अप्लाई करने होगा, तो फिर मैंने अप्लाई किया, बट उस टाइम मेरे माइंड में था कि यार ये भी वही है और वो भी वही है। तो जब मैंने अप्लाई करने के बाद सिलेबस देखा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो फिर मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा था स्पेसिफिकली पाकिस्तान अफेयर्स में। तो मैंने कोर्स आउटलाइन निकाली और एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को मैंने सीएसएस के अपने नोट्स के साथ मैच किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें मुझे ऐड करने की ज़रूरत है, ये नहीं करने की ज़रूरत। फिर वो उसके साथ साथ मैंने अपनी चीज़ों को साथ साथ प्रिपेयर किया। तो पाकिस्तान अफेयर्स में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बट आखिर में काम चल गया। वेलकम टू CSP's Academy for CSS PMS preparation। CSS PMS तहरीरी इम्तिहान के तमाम मज़ामीन की ऑनलाइन और ऑन कैंपस तैयारी के साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन, असाइनमेंट चेकिंग, क्लास टेस्ट, मॉक एग्जाम, इंडिविजुअल टीचर डिस्कशन और फीडबैक सेशन का इनकाद किया जाएगा। इसके अलावा FPSC की तजवीज़ करदा बुक्स से बने मयारी नोट्स और CSP पब्लिशर की बेहतरीन बुक्स मुहैया की जाएंगी। तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक इसमें कितना हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? बहुत 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 ज़्यादा। ये क्या होती है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक? स्टूडेंट्स को तो टीचर्स के पास जाए ना तो वो कहते हैं जी आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक ठीक नहीं है, वो ये समझ जाते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब कितना क्रिटिकल रोल होता है, क्या होती है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक आपकी नज़र में? As far as my handwriting is concerned, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी है, to be very frank। मेरी बहुत ज़्यादा, इंजीनियर्स की मोस्टली है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स की ऐसी होती है। हमारी वही होती है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वो उसको भी हम उसी तरह लिख देते हैं। बस यही नजर आ रहा होता है। तो मेरे घर वाले भी अक्सर मुझे कहते हैं यार आपको एग्जामिनर ने पास कैसे कर दिया, वो तो हमें नहीं पढ़ा लिखा पढ़ना आ रहा, तो फिर वो कैसे कर देता। तो हैंड राइटिंग की जो बात है वो इतना मैटर नहीं करती, दो कि वो प्रेजेंटेशन में एक वेटेज है उसकी, लेकिन प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू हैंड राइटिंग, नो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पे। जहाँ तक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक की बात है ना, वो आपने हम यूनिवर्सिटी में जो करते थे वो करते थे, जस्ट हमने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट हमने इक्वेशन प्रूव कर देनी है। थ्योरी की तरफ हम कभी गए ही नहीं, हमें हेडिंग्स कभी बनाना आई नहीं। मोस्टली इंजीनियर्स के साथ ऐसे ही होता है। यहाँ पे सोशल साइंसेज में आपने हेडिंग्स पे काम करना है, आपने मैप्स बनाने हैं, आपने चार्ट्स बनाने हैं। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में कभी वर्ल्ड मैप नहीं देखा था, मुझे पता ही नहीं था कि अमेरिका की साइड पे लैटिन अमेरिका भी कोई चीज़ है, यूरोप की क्या ज्योग्राफी है। मुझे सारी चीज़ें बाद में आके पता चली, फिर मैंने प्रॉपरली ये चीज़ें सीखी। और मेरी जो टेक्निक थी वो मैं हर क्वेश्चन में जहाँ पे रिक्वायर होता था मैं मैप ज़रूर ड्रॉ करता था। और मैप की मेरी इतनी फ्लुएंसी डेवलप हो गई थी कि मैंने इवन दो इस्लामियात में भी मैप ड्रॉ किया है। मैंने कंपैरेटिव स्टडी का सब्जेक्ट रखा था, तो वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी का क्वेश्चन आ गया, तो फिर वहाँ पे मैंने रोमन एम्पायर का पूरा मैप ड्रॉ किया और वहाँ पे बताया कि जी इस तरीके से क्रिश्चियनिटी मर्ज। तो मतलब आपने घुसानी है ये चीज़ें, तभी आपके मार्क्स आएंगे। मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कोटेशंस, सबसे पहले हेडिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को आप मिला के पेपर में लगाएंगे तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि अटेम्प्टिंग टेक्निक में मीनिंग देयर बाय कि आपकी योर हेडिंग शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव, डॉन की जो हेडिंग आती है ना, उस तरीके को रेप्लिकेट करना होता है। एग्जैक्टली। नंबर 2, आपके फ्लो चार्ट्स हो, मैप्स हो, कोटेशंस हो और रेफरेंसेस हो।
विच मीन्स कि हैंड राइटिंग कोई आखिरी छठा एलिमेंट जाके अगर बना भी तो बनेगा, वो इग्नोर भी हो जाए तो बाकी चीजें पूरी हैं तो पास हैं आप। एग्जैक्टली। चलिए रामेश, फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कि यार जीके का जो है ना एक बहुत ज्यादा इशू जनरेट होता है। आपको पता है ये एक 100 मार्क्स का पोर्शन है और यहाँ पे काफी डिवाइडेड ओपिनियन पाई जा रही है मार्केट में कि इसको ऐसे तैयार करें वैसे तैयार। तो रामेश आपके क्या कैसे मतलब कैसे इसको तैयार किया था? अच्छा, मैंने जब एफएससी के बाद ईकैट की प्रिपरेशन की ना, मैंने एकेडमी ज्वाइन की वाकंट में, आई बिलोंग टू वाकंट। वहाँ पे हमारे टीचर ने कहा कि वहाँ पे भी यही था कि 0.25 की डिडक्शन होती है पर क्वेश्चन पे, और 4 क्वेश्चन आप ठीक करते हैं तो गलत करते हैं तो 1 नंबर कटता है, राइट। एक भी आप ठीक करते हैं तो 1 स्कोर आपको ऊपर आ जाता है। तो सर कहते हैं यार किसी की लक इतनी भी खराब नहीं होती कि वो 4 तुक्के लगाए और चारों गलत हो जाए, एक आधा भी ठीक हो जाए तो भी आप फायदे में। तो फिर मैंने वही टेक्निक इधर भी फॉलो की और ऑलमोस्ट मैंने 90 to 95 तक अटेम्प्ट किए थे जहाँ तक मुझे याद है, और यही टेक्निक मैंने आगे फॉलो की। और जहाँ तैयारी की बात आती है वो ये है कि आपका कोई एक सोर्स नहीं होता जीके का। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करना है, आप 2 कोर्स की बुक्स उठा लें, 2 महीने पढ़ें, 3 महीने पढ़ें, आप पास कर जाएंगे वन वे और दी अदर। जीके का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कोई डिफाइंड कोर्स ही नहीं है। exactly. हमारे जीके में क्वेश्चन आ गया था उस टाइम, हमजा शहबाज नए प्राइम मिनिस्टर वो सीएम बने थे पंजाब के, तो ये एमसीक्यू आ गया था। अब ये आप जितनी मर्जी किताबें उठा के देख लें आपको नहीं मिलेगा। तो फिर पैरेलली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, पैरेलली आपके अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज निकलते हैं। उसके अलावा आपकी पूरी की पूरी जर्नी में 2020 में जो एमसीक्यूज पढ़े थे मैंने वो उधर भी आ गए। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि आपने जो पहले पढ़ा था वो नहीं रेलिवेंट, कुछ ऐसा होता है जो हमने एफएससी में पढ़ा होता है वो आ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते जीएसए से आ जाता है, मैथ्स का पोर्शन आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एफएससी में पढ़ी हुई है, वो यहाँ पे आ जाती है, मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक बुक पढ़ लें तो आप पास हो जाएंगे। नो, इट्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो ये साथ साथ चलती है, दो इट्स अ ट्रिकी, इंडीड इट इज अ ट्रिकी। तो इसके साथ साथ आपको करना पड़ता है। करंट अफेयर्स पे नजर रखें, पाकिस्तान अफेयर्स पे नजर रखें, और एक एमसीक्यू आपने पढ़ लिया ना, आपने कोई भी एमसीक्यू पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल 1857 की वॉर से रिलेटेड आपने एक एमसीक्यू पढ़ लिया, तो अब उसके बैकग्राउंड, उसके बाद वाली चीजें, वो सारे आप डोमेन पढ़ेंगे तो फिर आप उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। आपको 100% नहीं भी आता होगा ना, तो आपका जो गेस वर्क है वो इतना हो जाएगा कि आप निकाल लेंगे एमसीक्यू। तो आपने जस्ट एमसीक्यू फॉर द सेक ऑफ रट्टा नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा रट्टा बहुत वीक है, मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा था। तो मैंने इस तरीके से पढ़ा था कि उन चीज़ों को माइंड में रखना है और उससे रिलेटेड सारे एम्बियंस को याद रखना है, तो करीब करीब में पहुंच जाता था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी जीके में जिसने मुझे कामयाब किया। रामेश, एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके एलोकेशन में। एग्री। देखें, पीएमएस और सीएसएस में मेजर डिफरेंस यहाँ पे आता है कि पीएमएस में आपने मार्क्स लेने होते हैं, आपके एलोकेशन फिर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट उसमें हाई होता है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके एलोकेशन में? सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने जब मेरे 3 ऑप्शनल थे, जिसमें एक पॉलिटिकल साइंस था, एक पंजाबी था और एक सोशल वर्क था। अब जो पॉलिटिकल साइंस रखा था मैंने, उससे पहले मैंने सीएसएस में आईआर रखा था। आईआर के करीब करीब मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल गया, तो फिर मैंने वो ऑप्ट कर लिया। पंजाबी मैंने सीएसएस में भी रखा था, वो पीएमएस में भी ऑप्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो तीसरा सब्जेक्ट था वो बड़ा ट्रिकी था कि मैं सोशल वर्क्स रखूँ, सोशोलॉजी रखूँ, जियोग्राफी रखूँ या क्या रखूँ। तो अब मैंने जो चूज़ किया वो था सोशल वर्क्स। मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे स्कोर कोई नहीं देता ये सब्जेक्ट, तो ये स्किप कर दे, इससे बेहतर है कोई और रख ले वरना फेल हो जाएगा। मैंने कहा यार अब रख ली है, और आसान भी है और टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैंने अप्लाई करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की पीएमएस की। तो मैंने कहा अब रख लिया है तो अब देखी जाएगी क्या होता है। मैंने जब उसका कोर्स पढ़ा और देखा, वाकई वो सर पैर ही नहीं था उसका। मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट था कि जो कि ना पढ़े हुए भी आता है, हर बंदे को मोर और लेस चीज़ों का पता होता है, लेकिन उसमें आपने एक्सेल कैसे करना है। आई स्कोर्ड आई गेस 129, आई स्कोर्ड 129 इन द सब्जेक्ट। तो इसको एक्सेल कैसे करना है और उसमें मार्क्स कैसे लेने हैं, वो मेरे लिए टोटली एक एलियन कॉन्सेप्ट था। मैंने उसको जीरो से पढ़ा, उसकी मार्केट में बुक्स भी ऐसा अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़े, एनजीओस के बारे में पढ़ा, सोशल वर्क्स के बारे में एक एक टॉपिक निकाल के इंटरनेट पे सर्च किया, उससे रिलेटेड मुझे आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी था पढ़ना। फिर मैंने अपने नोट्स बनाए, सेल्फ प्रिपेयर्ड मैंने नोट्स बनाए, फिर उनको क्रैम किया। और अगेन नोट्स इतना काम नहीं आए, अटेम्प्टिंग टेक्निक काम आई। उसके अंदर भी हर क्वेश्चन में मैंने फ्लो चार्ट्स, मैप, जो मुझे आता था ना मैंने घुसाया, और आई गेस उसी की वजह से मेरे मार्क्स आए। रिसेंटली ना मैंने जो है आसिया मुनीर का भी इंटरव्यू किया, उनमें भी एक बात मुझे कॉमन नजर आई, जो आप में मुझे कॉमन नजर आ रही, दैट इज पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। शी सेड कि मैंने पाई चार्ट बनाए, मैंने फ्लो चार्ट बनाए, और अगेन सेम चीजें मैं आपसे जो है वो वाकई बहुत मैटर करती है। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, जैनब नाम है उसका, तो हमने एसिड रेन का एक टॉपिक आ गया जीके जनरल साइंस में,
एसिड रेन। अब एसिड रेन की कहानी हम सारों को पता है, एफएससी में मैट्रिक में पढ़ी हुई है, तो हमने जस्ट डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखी, क्वेश्चन क्लोज कर दिया। अब जब टेस्ट के बाद रिजल्ट्स आए तो उसके मार्क्स थे 10 में से 9, हमारे थे 5 या 6। हमने उसका पेपर निकाल के देखा, अब उसने ना क्वेश्चन के अंदर लिटमस पेपर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये पीएच लेवल है, इससे ज़्यादा बेसिक है, इससे ज़्यादा एसिडिक है, तो उसने वो डायग्राम डेवलप कर दिया और उस डायग्राम से हमारे सामने उसके 3 नंबर ऊपर चले गए। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि यार डायग्राम्स बहुत जरूरी ये चीज बहुत जरूरी है। अब हमने लिख दिया था कि हाँ। लिटमस पेपर में 7 से ऊपर जाएंगे तो पीएच लेवल ये होगा, तो वो बेसिक हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, उसने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दी, उसके मार्क्स आ गए। फिर व्हिच मींस एग्जामिनर को असिस्ट करना है आपने। एग्जामिनर ने पूरे पूरे पैराग्राफ्स तो नहीं ना पढ़ने, एग्जामिनर ने तो जस्ट एक दफा गो थ्रू करना है, जो उसको समझ आ गया, नजर आ गया, वो उसने एक्सेप्ट कर लेना है, अदरवाइज उसने कहना है इसको पता ही नहीं, उसने आगे चले जाना है। तो हमने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, जहां वो आपका पेपर आधे घंटे में पढ़ता है, वो 25 मिनट में पढ़ेगा, तो वो मार्क्स भी ज्यादा देगा आपको, टाइम उसका कम लगेगा, मार्क्स उसके ज्यादा मिलेंगे आपको। व्हिच मींस कि आपने सोशल वर्क के लिए मेजरली रिसर्च पेपर्स को फॉलो किया था, Research क्योंकि papers- मार्केट में ऐसा कोई बुक अवेलेबल भी नहीं है उसकी वाकई इतनी नहीं। तैयारी के लिए। बिल्कुल, और जो बुक्स एक दो मैंने ली भी थी, तो उसमें भी जस्ट थ्योरी लिखी हुई थी, वो मोर और लेस विकिपीडिया कॉपी पेस्ट था, तो फिर मुझे खुद से पढ़ना पड़ा। और जहाँ रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, उसका एक और फायदा ये होता है कि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, आपको एनालिसिस मिल जाते हैं, आपको पाई चार्ट्स मिल जाते हैं, तो वही आप उठा के डाल Copy देते paste कर हैं। दो। अब कम्युनिटी सर्विसिंग का एक कॉन्सेप्ट था सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट इस किस्म का, तो फिर मैंने उससे रिलेटेड पूरे का पूरा पाई चार्ट कॉपी किया था, जो कि एक रिसर्च पेपर से मैंने देखा था, तो वो मैंने माइंड में बिठा लिया, वो उठा के मैंने डाल दिया, काम चल गया। चले। तो इसी तरह सोशल वर्क के तो रामेश ये हो गए ना आपके सोर्सेज वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या था, क्योंकि देखें आईआर और पॉलिटिकल साइंस ऑल्दो कुछ सिमिलैरिटी है, मगर पॉलिटिकल साइंस में आपके स्कॉलर्स आ जाते हैं। आईआर में हमारा नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारी वॉरफेयर चल रही है, हमारा लॉ चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको कैसे टैकल किया और इसके लिए क्या सोर्सेज थे? आईआर तो प्योरली ग्लोबल लेवल एनालिसिस है, Exactly. आपने जी दुनिया को देखना, अमेरिका ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया। एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, वो बहुत लिमिटेड सी डोमेन है उसकी, मतलब एक स्टेट लेवल पे, एक कहाँ ग्लोबल लेवल, कहाँ स्टेट लेवल, तो उसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, बिकॉज ना मेरा बैकग्राउंड था, मैंने आईआर पढ़ी थी और फिलोसफर्स का कभी सुना ही नहीं था, मतलब मोर और लेस सुना था, लेकिन उनकी फिलोसफीज का नहीं आइडिया था, तो वो मैं साथ साथ प्रिपेयर करता रहा। उसके लिए अगेन मैंने एक बुक मार्केट से उठाई, मज़ा नहीं आया, फिर मैं इंटरनेट पे गया, फिर 101 करके मैंने फिलोसफर्स को सर्च किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल, प्लेटो, फिर वो करते 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 पहले मैंने वो कंप्लीट किए। फिर मेरा एक दोस्त था प्रिपरेशन में साथ था, उसने पॉलिटिकल साइंस रखी थी, फिर मैं उससे हेल्प ली, हसन है वो, तो उससे मैंने हेल्प ली, तो उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, अपने नोट्स मेरे साथ शेयर किए। नोट्स मैंने उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं किए, जस्ट उससे आइडिया लिया और वो कॉन्सेप्ट उठा के जो आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े थे वो उठाए और मैंने अपने नोट्स बना लिए। तो मेरे पास अब जो इंडिपेंडेंट नोट्स मेरे पढ़े हुए हैं उसका कोई एक सोर्स नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ये किताब उठा के मैंने नोट्स बना लिए, नो, हर जगह से मैंने डाटा उठाया जिधर तक पॉसिबल था और उसको अपनी फॉर्म में कंपाइल किया, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। रमेश, यहाँ से मुझे एक और बात समझ आ रही है कि अक्सर मैंने ना एस्पायरेंट्स को देखा है, वो आते हैं ना, हाँ कहते हैं हमें नोट्स दे दें अपने, हाँ, हमें नोट्स दे दें अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको टोटली निगेट करिए चीज कि ठीक है आप नोट्स तो ले लें, Notes मगर ले उनसे आइडिया लें आप अपना। आप पूरे के पूरे वर्ड्स हाँ। कॉपी ना करें। दो हाँ। चीजें हैं, एक तो एक लोग ये होते हैं जो कहते हैं जी हमें फलां 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 बुक दे दें, हम वो बुक रट्टा मार लेंगे और जाके पढ़ लेंगे, एक तो ये अवाम है। दूसरी ये वो कहती है नोट्स दे दें, हम नोट्स रट्टा मारेंगे आपके और हम पेपर में बैठ लेंगे। तो आई वुड से माजरत के साथ वो दोनों रह जाते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए एग्जाम में, और वो आती तब है जब आपके पास डाइवर्स सोर्सेज हो। अब मैंने मैकियावेली को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, मेरे माइंड में जो इकबाल की फिलॉसफी है वो डिफरेंट है, अब आपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी स्कूलिंग, पेरेंटिंग, सोशल सर्कल डिफरेंट है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। तो अब 4-5 बंदों के डाइवर्स ओपिनियन आएंगे, तो आप खुद सोच लें कि कैसा पैकेज निकलेगा, तो फिर ये चीज़ ही मैटर करती है पेपर में। Give your career a boost with CSS-PMS preparation from Civil Services Preparatory School. Join CSS-PMS for on-campus and online classes. Join us for your bright future. Civil Services Preparatory School, Jeetan Markaz, Islamabad. Register now at 0316 570 1593. तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक तो लोकल ऑथर्स की बुक के ऊपर रिलाई ना किया जाए, प्लस कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी ये जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं यहाँ पे, मतलब वो कहते हैं रिसर्च पेपर तो साइंटिफिक चीज हो जाएगी, ये तो और चीजें हैं। रिसर्च पेपर्स में मैंने भी अपने फाइनल ईयर में रिसर्च पेपर की तरफ किया था, वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन रिसर्च पेपर का मुझे आइडिया है कि वो उसके लिए कितना काम करना पड़ता है और वो कब जाके 6 पेजेस का पेपर आपके हाथ में आता है। वो वाकई ही बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क होता है और वो आपके अगर आपको मिल जाए तो बहुत काम आता है आपको, तो वो लाजमी पढ़ना चाहिए आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स।
तो रामेश, अपार्ट फ्रॉम दैट कि जितनी भी हमारे, ये तो हमारे होगी रिटर्न की प्रिपरेशन, आपने बताया, सोर्सेज भी बता दिए, सारी चीज़ें होंगी। Sure. आप CSPs आए, आपने इंटरव्यू की तैयारी की, तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू पैनल के साथ कैसा था इंटरेक्शन? आपको किसी ने रगड़ा या इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स देके कि हाँ जी ठीक है आप पास कर जाएंगे, या थोड़ा सा रगड़ा लगा था, आपको पता लगा था कि हाँ भी रगड़ा लग रहा है? मेरा इंटरव्यू जो था ना फाइनल PMS का, हाँ। वो 30th of December को था। ठीक है। और मैं CSPs में जब मॉक मैंने दिया वो 26th of December था। आई एम क्रिश्चियन, तो 25 को था क्रिसमस, हाँ। और मेरा तो क्रिसमस भी रगड़ा गया, मेरी बर्थडे भी 29 को थी, वो भी मोर और लेस इग्नोर होगी। पूरा फोकस मेरा इस पे था। मैं 26 को जब आया यहाँ पे मॉक देने, तो आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यार मुझे सब आता है। मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो 3 बंदों का पैनल था। वो जो सेंटर में बैठे हुए थे चेयरमैन साहब, तो उन्होंने सबसे पहले कहा जी आप, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने वेलकम किया। और बिलाल साहब, यस थैंक यू। तो वो कहते हैं कि आप किस सीट के लिए आ रहे हैं? मैंने कहा मैं PMS के लिए आ रहा हूँ। कहते हैं PMS के साथ ETO की भी 5 सीट्स हैं। मैंने कहा जी हैं। उधर क्यों नहीं आए? उसका मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ था। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हवाले से आया हुआ था, SNGAD को प्रिपेयर करके गया हुआ था। तो वो उन्होंने ETO को ऐसा ग्रिल किया जी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसमें मुझे 5-10 मिनट वो घसीटते रहे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, मुझे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था उस पर। तो फिर आखिर में कहते हैं यार कान आपने यूं क्यों पकड़ा, आप सीधा पकड़ लें, आप ये डेफिनेशन आपको क्यों नहीं आती? मैंने कहा सर मैं प्रिपेयर करके आऊँगा। फिर पॉलिटिकल साइंस पे है, उस पर उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया कि आपके साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के बावजूद आपकी सोशल पॉलिटिकल साइंस की बड़ी अच्छी डेप्थ है और अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उन्होंने मुझे ETO वाली जो बात है ना उस पर बहुत रगड़ा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से जब निकला हूँ, फिर मैंने 2 दिन ETO को ही रगड़ा। मैं घर जाके मैंने उसी को प्रिपेयर किया, और फिर 2 मेरे से पूछा नहीं गया, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इनपुट था कि जो मुझे बाद में काम आया काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे मॉक ने बड़ा काम किया। तो रामेश, इसी तरह इंटरव्यू में आपका एक्सेप्शनली हाई स्कोर है, एंड आई होप यू आर वन ऑफ द टॉपर्स। आपका ऑलमोस्ट 150 प्लस स्कोर है। तो आपने जो है इंटरव्यू का जो आपका PPSC के पैनल थे उनके साथ इंटरेक्शन कैसा था? इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था MOD का, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू था, फाइनल इंटरव्यू। वो इससे ज़्यादा प्रेशराइज्ड था। वो ऑलमोस्ट 7 से 8, ऑलमोस्ट 10 बंदों का पैनल था। लेफ्टिनेंट जनरल साहब उसको भी हेड कर रहे थे। मुंह पे मेरे कैमरा लगाया हुआ था उन्होंने, बिल्कुल यहाँ पे कैमरा लगा हुआ। मैं सांस भी लेता था ना तो वो सामने स्क्रीन में आ रहा था उनको नजर। तो वो इससे ज़्यादा प्रेशराइज्ड था। वो या भी इससे ज़्यादा लेंथी था, 35 to 40 मिनट्स का था। लेकिन वो लास्ट ईयर था, तो वो उसकी मेरी एक प्रैक्टिस डेवलप हुई हुई थी कि पैनल को फेस कैसे करना है। मैं यहाँ पे जब एंटर हुआ हूँ तो वेलकम किया, बैठा, गपशप लगाई उनके साथ। इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा जी आप दें, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन जैसे ही उन्होंने मेरे पे पुटअप किया, पर्टिस्ट्रियोका, हाँ पर्टिस्ट्रियोका 1979 रशियन का जो फॉल था उससे रिलेटेड, USSR का फॉल। तो शुरू में बंदा वैसे ही कंफ्यूज होता है। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं आता। कहते हैं वाकई नहीं आता? मैंने कहा जी सर मुझे नहीं आता। कहते हैं वो फॉल ऑफ रशिया, USSR, पर्टिस्ट्रियोका, ग्लासनॉस्ट। मैंने कहा जी जी सर मुझे आता है। तो फिर वो कहते हैं तो बताओ ना। मैंने फिर वो उनको बताया। फिर मैं मतलब मुझे लग रहा था पहला क्वेश्चन मेरा ड्रॉप हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जाएगी चीज़ें। फिर आहिस्ता 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 चीज़ें चलती गई। नैयर साहब ने मेरे से पूछा एरिस्टोटल का, प्लेटो का, उनकी फ़िलासफ़ी का डिफरेंस पूछ लिया। उसके बाद जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने बॉर्डर इश्यूज़ के बारे में बात की, 1857 के बारे में बात की। उधर एक फ़नी इंसिडेंट हो गया था। उन्होंने पूछा हु वाज अल-बेरूनी? तो आई सेड नो सर मुझे नहीं पता। ओके, वो आगे चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, फिर नेक्स्ट पे गए। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद है अल-बेरूनी का तो मुझे पता है। मैंने उनको कहा सर मुझे अल-बेरूनी का पता है। तो वो स्माइल करके कहते हैं जेंटलमैन यू हैव मिस्ड द बोट। तो मैंने कहा यार ये तो काम खराब है, बोट मिस करना को मैं अगर इंटरप्रेट करूँ कि यार मेरी सीट गई, तो उस टाइम भी मैं बड़ा ना प्रेशराइज सा हो गया था वन वे और द अदर। फिर एक दूसरे पैनलिस्ट ने पूछा कि हाउस ऑफ कार्ड्स क्या है? अब मैंने देखा हुआ था हाउस ऑफ कार्ड्स सीजन। मैंने कहा सर वो सीजन है। तो कहते हैं पक्की बात है सीजन? मैंने कहा जी सर US पॉलिटिक्स पे सीजन है वो। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। वो हंस के वो साइड पे चले गए। फिर बाहर आके मुझे पता चला वो हाउस ऑफ कार्ड्स सीजन का नहीं पूछ रहे थे, वो जनरल टर्मिनोलॉजी का पूछ रहे थे। तो मतलब कुछ फनी इंसिडेंट्स भी वहाँ पे हुए। और उसके बाद आखिर में उन्होंने मुझे एक सजेशन भी दी। वो कहते हैं कि मैंने मेंशन किया था अपने इंट्रोडक्शन में कि आई बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहते हैं यू डोंट नीड टू मेंशन दैट थिंग, यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उस पर मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट योर लाइन। तो इस सारे के बाद मैं बड़ा लाइटर मोड पे हंसते मुस्कुराते बाहर निकला। और मेरे बाद आसिया मुनीर का था। तो वो जैसे बाहर निकला तो वो कहती हाँ भाई क्या बना? मैंने कहा काम इजी है, आप सुकून से जाओ। फिर उसके बाद जब वो इंटरव्यू दे के आई तो वो भी कहती है कि पैनलिस्ट बहुत ईजी थे। मतलब पैनलिस्ट का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि एक दिन पहले जो थे पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब काइंड ऑफ ग्रिल कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स को। तो लोग तो रो के बाहर आ रहे थे 28 और 29 वाले इंटरव्यू में। तो जब मैं निकला तो मैं तो हंसता खेलता बाहर आया हूँ। तो आसिया मुनीर भी हंसती खेलती बाहर आई है। तो उस दिन उनका मूड काफ़ी अच्छा था। तो इट वाज
वन ऑफ माय लकी डेज, उसने मुझे हेल्प आउट की। तो रमेश, क्या सजेशन देंगे जो हमारे एस्पायरेंट हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे कि जी ये आखिरी टाइम में क्या दोबारा किताबें नहीं छानना शुरू कर दें, या वही पुराना कोर्स है उसको अच्छे से देखें, उसको इवेल्युएट करें, उसको लिखें? इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अच्छा, मैं किताबें छानने के अगेंस्ट हूँ। टू बी फ्रैंक, मुझे ना किताबों से रट्टा मारना पसंद नहीं। मैं जो बुक्स पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन उसके अंदर से जो डाटा निकालना है वो निकाल के मैं अपने नोट्स पे कंपाइल करता हूँ। मेरी रिलायंस मेरे नोट्स पे है। कल को मेरे नोट्स नहीं है तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दिस इज द थिंग। तो अपने नोट्स अब बनाए हुए जिन जिन एस्पायरेंट्स ने, तो अपने नोट्स को रिवाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट पूरे मंथ में की थी, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपका पेपर रह जाता है। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, और एमसीक्यूज कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। ऑप्शनल में तो आई गेस होते ही नहीं। तो उसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपने, तो टाइम डिवीजन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप एक क्वेश्चन करते हैं 40 मिनट्स में, दूसरे क्वेश्चन करते हैं आप 30 मिनट्स में, आखिरी क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 मिनट बचते हैं। तो फिर वो क्या अटेम्प्ट होगा और क्या उसकी अटेम्प्टिंग टेक्निक होगी, वो रह जाता है, मोस्टली रह जाता है। तो आपने जस्ट राइटिंग पे काम करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे काम करना है, क्योंकि शुरू में आप लिखेंगे ना, आपके 5 घंटे लगेंगे 3 घंटे के पेपर के लिए। आहिस्ता 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 एक टाइम आएगा आप 2:45 पे कर लेंगे, 2 hours and 45 minutes पे। ये स्पीड आपने डेवलप करनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे पेपर लिखा होगा तो ही आप पास होंगे। आप जितना मर्जी आता हो, पेपर में आपने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, टाइम ही नहीं आपको मिला पूरा, तो फिर आप रह गए। तो मेन काम यही है कि आप लिखने पे काम करें और जो अपने सोर्सेज हैं एज अ रेफरेंस उन पे काम करें। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि आप जितना लिख सकते हैं लिखें 10-15 दिन में, ताकि आपका हाथ खुले। क्या किताबों का पलंदा बना के अपने सामने रख लें, या वन बुक पॉलिसी रखी जाए? ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि जी हम सीएसएस करने जा रहे हैं तो किताबें मार्केट से खरीद के रख लेंगे, ढेर सारी किताबें रख लेंगे, और हमारे जहन में होगा कि हमने सारी की सारी पढ़ के पेपर देना है। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन, कि वन बुक पॉलिसी होनी चाहिए या मल्टीपल बुक पॉलिसी होनी चाहिए, या मल्टीपल बुक पॉलिसी में से भी टॉपिक वाइज पॉलिसी होनी चाहिए? उसमें क्या ओपिनियन है? अब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो हर एस्पायरेंट की तरह मैंने भी किताबें ले ली 4-5, जो जिसने कही थी मैंने उठा के रख ली। अब पढ़ना तो तौफीक नहीं हुआ मुझे उस टाइम, मैंने किताबें ले ली। तो अब टीचर मेरे कहते हैं कि अब और किताबें इकट्ठी ना करने लग जाएं, जो हैं पहले वो पढ़ ले, फिर उस पर आएंगे। तो एस्पायरेंट्स मोस्टली यूँ करते हैं, इतना ढेर लगा लेते हैं बुक्स का, पढ़ते हैं नहीं। तो वो प्रेशर ही डेवलप होता रहता है, यार 20 किताबें पढ़ी हैं मैंने, अभी वो उनमें से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं नया क्या ऐड करूँ। तो बुक्स के हवाले से मैं यही कहूँगा, आप अपना एक किताब उठा लें, कोई भी रैंडम बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, कोर्स कवर करें। कोर्स कवर करने के बाद एफपीएससी पीपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, वो उन रिकमेंडेड बुक्स में सिलेबस नहीं होता, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती हैं। फिर आप 1857 का टॉपिक बेशक इधर से करें या उधर से करें, लेकिन सिलेबस आप सबसे पहले कवर करें, एक किताब से बेशक कर लें। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेटेज वाली चीज़ें, वो रिसर्च पेपर्स मल्टीपल बुक से आती रहेंगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप 10 बुक एक सब्जेक्ट की ले लें तो आप पास हो जाएंगे। नो, दिस इज बैड। एक सब्जेक्ट एक किताब ले लें, उसमें से सिलेबस कवर करें, फिर अगली क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ये वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आते रहते हैं आपके पास। आपको 1857 का पता ही नहीं है, तो फिर आप 10 बुक्स भी ले लें तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फायदा नहीं हुआ ना आपको रिसर्च पेपर मिल गया नेट से 1857 का, तो आप उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे अगर आपको बेसिक्स का पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर आप वो जितना मर्जी पढ़ ले, आपको समझ ही नहीं आनी। तो पहले ग्राउंड सेट करें, सिलेबस कवर करें, फिर अगली चीजें बात की। बीइंग माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अब बाकी जितने भी आपके हमारे जितने भी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? देखिए अभी भी आपके पीएमएस में इतनी ज्यादा सीटें लेफ्ट ओवर हो गई हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, लेफ्ट ओवर होके ही आगे आई थी, मतलब एक एक करके 10 पहुंची थी, वो 10 की 10 फिर आगे चले। क्या इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये लोग क्यों नहीं अप्लाई करते? इनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? इस पे तो एक जो गवर्नमेंट लेवल पे स्टांस लिया गया है स्पेशल अनाउंस करके, उससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है, लोगों को आइडिया होगा कि यार ये भी कोई पाथ है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर 4th ईयर में पता चला था जाके कि कंपेटिटिव एग्जाम भी कोई चीज़ है, इसके बाद बंदा अफसर लग सकता है। तो माइंडसेट यही होता है कि यूनिवर्सिटी में जाओ, आपने बैचलर्स कर ली या मास्टर्स बाहर से करना, पीएचडी करनी है और इसी फील्ड में रहना है। तो जब मैं आया तो मुझे पता चला यार ये भी एक पाथ है, तो फिर मैंने ऑल टुगेदर डिग्री को एक साइड पे किया और आगे मूव कर गया। तो इसी तरीके से लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जब लोगों को पता होगा कि ये भी कोई पाथ है, तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे और कामयाबी तो चलें बात की बात है, पाथ पे आना ही एक बहुत बड़ा बात है। मेरा दोस्त मुझे कह रहा था 6 दिनों में 12 पेपर लिख लेना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पास फेल बात की बात है, क्योंकि वो इतना प्रेशराइज्ड माहौल होता है वहाँ पे। तो आप इस ट्रैक पे आ जाएं, ये आपके लिए बहुत है, फिर आगे आपको 100 रास्ते मिल जाते हैं। वो एक फ्रेज नहीं है, वो शूट फॉर द मून एंड इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन स्टार्स। तो अगर आप मून के लिए जाएंगे तो ही आप बाकी किसी पॉइंट पे आएंगे ना, तो फिर आपको सोचना बड़ा चाहिए। चले रामेश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो डियर एस्पायरेंट्स, आपको कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रामेश की डिस्कशन से हमें जितनी भी समझ आई, नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2
आपने मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स पढ़ के अपने नोट्स बनाने हैं। नंबर 3, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। नंबर 4, इंटरव्यू में अगर आपके क्वेश्चन ड्रॉप भी हो जाएं तो आपने इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, बस रिलैक्स, काम डाउन योरसेल्फ और विद द पैसिव टाइम आप उसको ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली इंटरव्यू सीरीज में फिर आपको मिलेंगे।